हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हो कि आपका एग्जाम 25 नवंबर से अप्रॉक्स से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। और ऐसे ही आपके क्या होगा, यूनिट 1 का हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करा चुके हैं, यूनिट 2 का आज मैं लेके आई हूँ जो कि बॉन्डिंग थ्योरीज है आपके पास यूनिट, उसका हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ऐसे ही हम सीरीज में सारी यूनिट का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस आपको ऐसे मिलती जाएंगी सीरीज में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली क्या करेंगे, बॉन्डिंग थ्योरीज का, बॉन्डिंग थ्योरीज या फिर केमिकल बॉन्डिंग जो जिस भी नाम से है आपके यूनिवर्सिटी में, तो उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहला क्वेश्चन है कि कोई sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल पॉजेस। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए क्या समझ में आ रहा है कि आपको क्या बताना है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर, क्या चीज, s कैरेक्टर जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसको मैंने जब क्लासेस ली हैं, जो बीएससी की क्लासेस ली हैं बैच में, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपके क्या होंगे, देखो इसमें s कैरेक्टर कितना होगा, s एक है और p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। s का एक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, p का 314 कंबाइन कर रहा है, तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो 314 और s 1 है, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/4 है ना। तो 1/, परसेंटेज मतलब कैलकुलेट करेंगे तो 1/4% एस कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपना फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट शोज दैट H2O हैज अ डाइपोल मोमेंट व्हाइल CO2 डज नॉट। क्या कह रहा है कि H2O के पास आपका डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन CO2 के पास नहीं होता है। H2O के पास होता है, CO2 के पास नहीं होता है। पॉइंट आउट द स्ट्रक्चर विच बेस्ट इलस्ट्रेट दीज फैक्ट। अब ये जो दोनों फैक्ट हैं कि H2O के पास आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होना चाहिए और CO2 के पास नहीं, तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपका वो क्या इन जो फैक्ट है इसको इलस्ट्रेट करता है, समझाता है। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा, एक है आपके पास क्या, H2O, और एक है आपके पास H2O और एक है आपके पास CO2। ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। H2O कैसे होता है, ये ऑक्सीजन हो गया, इससे कौन बॉन्डेड हो गया, आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया। ठीक है, और CO2 में कैसा स्ट्रक्चर होता है, CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे H2O में देखो क्या होगा, H2O में डाइपोल मोमेंट है आपका, CO2 में नहीं है, क्योंकि और दोनों जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल मोमेंट लग रहा है, डाइपोल मोमेंट इसमें न्यू जो है वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट न्यू की वैल्यू समथिंग आ जाएगी। ठीक है, क्यों, ये आपका लोन पे, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है H2O का, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इसमें सम डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है और CO2 लीनियर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे ऑप्शन में जहां भी दिखेगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे CO2 लीनियर है और यहाँ पे H2O, ठीक है, बेंड शेप में दिखाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड में देखो यहाँ पे लीनियर बनाया हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें CO2 का जो है, CO2 का बेंड स्ट्रक्चर दिखाया और H2O का भी गलत स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जिसमें ये दोनों स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, और राइट ऑप्शन इसलिए सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन विल हैव द स्ट्रक्चर। यानी कोई कंपाउंड है आपके पास, उसका क्या हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, sp3d संकरण द्वारा निर्मित यौगिक संरचना होगी, कि यौगिक की संरचना होगी, क्या संरचना होगी, प्लेनर होगी, एंगुलर होगी, पिरामिडल होगी, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल होगी। तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पूरा टेबल ड्रॉ करवाया था कि कब कौन से स्ट्रक्चर होता है। तो जब आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व, 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व, तो इस केस में पर्टिकुलरली आपका क्या हो रहा होता है, इस केस में पर्टिकुलरली आपका ट्राइगोनल, क्या ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कब? जब आपका sp3d क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अगर बात करें ये प्लेनर की, तो इसका क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये जो आपका प्लेनर, कोई भी कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है, वो प्लेनर है उसकी ज्योमेट्री, तो उसका क्या हो जाएगा? उसका ये क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? तो वो sp2 में होता है। ठीक है, अगर पिरामिडल है आपके पास, पिरामिडल है, तो वो किस में होता है? sp3 में होता है। और सिमिलरली अगर एंगुलर है, तो एंगुलर के केस में क्या हो जाएगा? ये भी मतलब कहने sp2। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है और sp3 है, इसलिए हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे जा रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compounds of boron will be more covalent in nature? यानी कौन सा जो कंपाउंड बोरॉन का BCl3, BBr3, BF3, BI3, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा? कौन सा ज्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा? यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसा है? कोवेलेंट है। देखो, एक है आपके पास है BCl3, आपके पास फिर है क्लोरीन। एक मिनट, यहाँ पे पहले हम BF3 के बारे में बात करें। आपके पास है BF3, फिर है आपके पास BCl3, और फिर है आपके पास BBr3, और फिर है आपके पास BI3। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जब आपके एटम की साइज छोटी रहती है, तो उस केस में आपका क्या होता है? एटम की साइज छोटी रहती है, तो उस केस में आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा होता है ना। यानी एटॉमिक साइज क्या होगा? अगर एटॉमिक साइज छोटी है, मतलब एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो क्या होगा? आपका कोवेलेंट नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना। कोवेलेंट नेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये सारे सेम, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एज इट इज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? साइज इंक्रीज करती है, यानी फ्लोरीन के बाद क्लोरीन की साइज बड़ी, BRI, ऐसे मतलब साइज इंक्रीज कर रही है। तो सबसे छोटा कौन है आपका? ये BF3 है। सबसे छोटा कौन है? BF3, सॉरी, सबसे छोटा आपका फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन सबसे छोटे होने की वजह से ये क्या करेगा? ये सबसे ज्यादा कोवेलेंसी, मतलब कोवेलेंट नेचर को शो करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों BF3 सबसे ज्यादा शो करेगा? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? BF3। ठीक है, समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। देखो, अगर आपने मुझसे पढ़ा है बैच में, ठीक है, बैच में मुझसे पढ़ा है और सारे लेक्चर्स को अटेंड किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके उस थ्योरी में कहीं ना कहीं मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अगर मतलब पढ़ा है तो एक बार फिर से रिवाइज करके आओ, फिर क्वेश्चन वीडियो देखो। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे इस साथी बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथी बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। फिर वो आप BSc मैथ से हो या फिर बायो से हो, तो क्या है कि केमिस्ट्री दोनों में, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। अब मैथ से हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों मिल जाएगा, और बायो से हो तो बायोलॉजी, जूलॉजी, जो भी है आपके पास, केमिस्ट्री, तीनों मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसे अब एग्जाम आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाएगा। और जो मैंने वीडियो लेक्चर्स, मतलब ऑलमोस्ट हमने पूरा मतलब जो भी आपके सिलेबस में सारा कुछ खत्म कर चुका है, तो आपको वो सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जोड़ के ले सकते हो। और मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। ठीक है, मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करोगे तो उस पर आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिखेगा, वहां से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आप जो भी आपके डाउट्स हो वहां पे इजीली पूछ सकते हो। ठीक है, और इस बैच की सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, 449 ओनली। ठीक है, तो 449 में ये आपको बैच मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना, तो यहाँ पे जुड़ सकते हो और इस बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ हाँ, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे। देखो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2, है ना, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड, ठीक है। तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, ऐसा देखो कहीं दिख रहा है नंबर हाफ और नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? पहले ऑप्शन को देखो तो क्या दिख रहा है पहले ऑप्शन में? द डिफरेंस, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जो डिफरेंस, यानी कि Na माइनस Nb जो है वो है। क्या ये ऑप्शन है? नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा? गलत। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर, यानी कि Na प्लस Nb कर दें, ये Na मतलब सॉरी बॉन्डिंग माइनस, चलो ठीक है, तो इसमें भी Na प्लस Nb कर दे इसके अकॉर्डिंग। और यहाँ क्या कह रहा है? ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि 2 Na प्लस Nb कर दे, ट्वाइस कर दिया, ये भी नहीं ऑप्शन है, यानी ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब 3 गलत होता है तो एग्जाम में दिमाग काम करता है, फोर्थ तो राइट होगा ही, है ना। तो वो फोर्थ आपका क्या लिखा है? हाफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एंड द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी हाफ 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 द डिफरेंस, हाफ किसका? डिफरेंस, यानी कि Na स्टेटमेंट में से जो कंक्लूजन करने आपको आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिखा है और आपको पता है कि 1/2 Na माइनस Nb होता है, तो यहाँ पे नहीं लिखा तो फिर आप कर नहीं पाओगे। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। आए बात समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following will have a tetrahedral deposition? क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल डिपोजिशन, यानी इनमें से SO2 में से निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति चतुष्फलकीय होगी, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है कि किसका टेट्राहेड्रल डिपोजिशन किसका है, या ये SO2 का है, ये आपका SO2 का है, या फिर SO3 का है, या फिर SO4 2 माइनस का है, और फिर SO3 2 माइनस दिया, ठीक है। इनमें से किसका क्या होगा? किसका टेट्राहेड्रल डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखें तो सबका हम क्या चेक कर ले, सबका सारे S का हम क्या निकाल लें, क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उसका क्या बता पाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उसका शेप बता पाएंगे, और शेप बता लिए तो हमारा पता चल जाएगा टेट्राहेड्रल है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे SO2 में, इस पर्टिकुलर आपके SO2 में क्या है? SO2 है, हाँ SO2 है। यहाँ पे पहले देखो SO4 2 माइनस में, SO4 2 माइनस में आपका क्या है? SO4 2 माइनस, सब में क्या देखोगे? S का क्या कहते हैं, S का हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें S का पर्टिकुलर आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? इस S का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा अगर हम देखना चाहें तो? इसका हो जाता है sp3, कितना हो जाएगा? अब कैसे कैलकुलेट करना है, अब ये मैं बता लूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने जो कहते हैं क्लासेस ली है मैंने, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इसमें SO4 2 माइनस का क्या हो जाएगा? आपका sp3, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, यानी sp3 होता है तो आपका क्या होता है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जहां भी देखने को मिले तो वहां ज्योमेट्री क्या बताई थी मैंने? टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। कब? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और SO4 2 माइनस में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाने वाला है? आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। SO2 में क्या होगा? SO2 में आपका बेंट शेप देखने को मिलता है। SO2 में आपका क्या देखने को मिलता है? बेंट शेप देखने को मिलता है, ठीक है।
और आपका क्या कहते हैं SO3 में क्या होता है, आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन। फर्स्ट SO2 है यानी वो बेड शेप है, वो गलत हो गया। SO3 सेकंड ऑप्शन है, तो SO3 का क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो SO3 होता है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो आपकी कैसी होती है, ये आपकी ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल, ये ले नहीं, इसकी ज्योमेट्री जो होती है ये आपको ट्राइगोनल देखने को, ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिलती है। और रह कौन गया आपका SO3 2-, तो SO3 2- का क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल आपको इसका देखने को मिलता है। कैसा शेप देखने को मिलता है SO3 2- का, तो ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ये इसका शेप हो गया। आई बात समझ में। तो SO2 का देखो, SO2 का बेंड शेप हो गया, इसको टिक नहीं करेंगे, SO2 का बेंड शेप हो गया यानी ये गलत हो गया। SO3 का क्या हो गया आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर। SO3 2- का आपको ट्राइगोनल पिरामिडल मिला, SO4 का टेट्राहेड्रल मिला। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे चीजें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड हैव, कोई भी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें क्या होना चाहिए, देखते हैं। आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, होना चाहिए। नियरली सेम एनर्जी कांस्टेंट, नियरली सेम एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी ठीक चीज, ठीक है। आइडेंटिकल बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग शिफ्ट होती है, क्या होती है, बॉन्डिंग शिफ्ट होती है। और देखो इसमें ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐसे डाला है कि क्योंकि आपको मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी एक आपको दिख जाए ना, तो वो आपका सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को लर्न कर लेना कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा तो आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होंगे, नियरली सेम एनर्जी कांस्टेंट, और जो सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आइडेंटिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो शिफ्टिंग होती रहती है, ठीक है, लोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CO2 is isostructural with, CO2 is isostructural with, इसमें एक वर्ड है, क्या है, क्या है हमारा, आइसोस्ट्रक्चरल। अब पहली बात कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आइसोस्ट्रक्चरल क्या होता है, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी दो कंपाउंड्स को आइसोस्ट्रक्चरल कब बोलते हैं, जब उन दोनों में क्या हो, उन दोनों का जो स्ट्रक्चर हो वो क्या हो, वो सेम हो। आइसो मीन्स सेम और स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब आपके पास सेम स्ट्रक्चर हो, क्या हो, सेम स्ट्रक्चर हो, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि आपके दो कंपाउंड, वो दोनों कंपाउंड्स क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल है। एक एक करके अब हम क्या करेंगे, देखेंगे CO2 का स्ट्रक्चर। पहले हम CO2 का स्ट्रक्चर अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, तो ये आपका क्या है, ये आपका CO2 का स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलरली क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपके पास HgCl2 है, HgCl2 है, और क्या है, SnCl2 है, SnCl2 है, और C2H6 है, C2H6 का तो सबसे इजी है, और NO2 है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का स्ट्रक्चर एक एक करके देख लिए, और जिसका स्ट्रक्चर CO2 के स्ट्रक्चर के जैसा आया, यानी कि आपका कैसा स्ट्रक्चर आया, लीनियर स्ट्रक्चर आया, तो हम क्या कहेंगे, वो जो हमारा है वो कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल होगा इसके साथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि आइसोस्ट्रक्चरल किसको कहेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, HgCl2। HgCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो HgCl2, और इससे क्या बॉन्डेड होते हैं, Cl बॉन्डेड होते हैं, Hg के साथ Cl बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। SnCl2 में क्या होता है, Sn होता है और Cl2 होता है, यानी कि इनमें इनका शेप कैसा देखने को मिलता है, बेंट शेप देखने को मिलता है। इसका शेप कैसा देखने को मिला, HgCl2 का लीनियर देखने को मिला, ठीक है। C2H6 का देखो, C2H6 ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, है ना, C2H6 ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया C2H6। अब आपका क्या है, NO2, क्या है आपके पास,
NO2। तो NO2 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो NO2 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, तो इसका भी क्या आएगा, इसका भी लीनियर नहीं आएगा। मैं यहाँ पे जगह नहीं, मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, तो इसका भी लीनियर नहीं आता है। तो ये किससे किससे सिमिलर है, आपके क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली HgCl2 के सिमिलर है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या कहते हैं, HgCl2। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब ये बात, पहली बात कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, कैसे बताएंगे कि हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। तो इसको मैंने बताया था MOT, जब मैं बता रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसमें क्या बताया था कि वो कंपाउंड्स जब हम क्या करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसे 1s, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, 1s में गया, 2s में गया, 2p में गया, 3s 3p जो भी है, तो ऐसे फिलिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की। सेम आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपको ऐसे कुछ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखा रहे होते। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हुए जब हमारा क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल हो, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, वहां पे सिंगली ऑक्युपाइड हो, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आपका क्या कहते हैं, उस केस में सिंगली हो, जैसे कि सिग्मा 2s है, 2s में 1 आ गया। ठीक है, सिग्मा 1s2 फिल है और सिग्मा स्टार 1s2 ये भी फिल है, और 2 सिग्मा 2s में क्या आ गया, सिग्मा 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जहां कहीं भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वहां पे जो आपका कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, तो आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। और अगर आपका यही अगर सिग्मा 2s2 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर आपका क्या है, पेयर्ड है, तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो जो आपका कंपाउंड होता है वो पैरामैग्नेटिक ना होके क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। क्या होता है, डायामैग्नेटिक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहली बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो रही है। फिर आपको पैरामैग्नेटिक पता होना चाहिए। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। चलिए अब इसको हम करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, पहला O2-, ठीक है, O2- हम क्या करेंगे, और इसका जो भी एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। O2- हम पहले देख लें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक O के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स। इन 16 इलेक्ट्रॉन्स में से ये माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसने लिया है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स। इन 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इसकी मतलब वो बना लेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। सिग्मा 1s पे, ठीक है, पहली बार किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s में, फिर आपका जाएगा सिग्मा स्टार 1s में, फिर आपका सिग्मा 2s में, फिर आपका सिग्मा स्टार 2s में, ठीक है, फिर आपका सिग्मा सिग्मा स्टार 2s, हाँ, फिर आपका सिग्मा 2p में, फिर आपका पाई, फिर आपका क्या हो जाएगा, पाई 2p में, और फिर आपका पाई 2p में, पाई 2p, ठीक है, और फिर आपका ये दोनों इक्वल एनर्जी लेवल होता है ना, और फिर आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p, और फिर आपका आ जाएगा पाई स्टार 2p और पाई स्टार 2p, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी में हम इन सारे जिसमें भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब का फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, इसमें फिलिंग करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, कहाँ गया, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6, 1 मिनट, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना कितना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है कहाँ, ठीक है, देखो इसको, ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है, 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 17, क्या हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 117, ठीक है, दिख रहा है।
यानी कि तुक्के से, मतलब तुक्के से नहीं, सॉल्व करने पे आपको पहला ही ऑप्शन क्या दिख गया, ऐसा दिख गया कि जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, पेयर्ड या अनपेयर्ड प्रेजेंट है। आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड प्रेजेंट है। देखो ये क्या है, टू सिग्मा, अरे पाई स्टार 2p1, तो 2p1 है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए अनपेयर्ड प्रेजेंट रहेगा तो आपका क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से O2 माइनस क्या हो जाएगा, O2 माइनस पैरा, क्या हो रहा है, O2 माइनस आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ओके, तो हमें मिल गया कि राइट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऐसे ही आप सारे भी कर सकते हो। जैसे मान लो CN है, एक और करके मैं दिखा देती हूँ, फिर आप करते रहना। CN है, देखो CN में क्या होगा, यहाँ पे देखो CN में आपका कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुक जाओ, ये ना कुछ कर, इसको कर लो, CO को कर लो, क्योंकि ये CN माइनस है शायद से, कोई बात नहीं, बट आप CN का भी बना सकते हो, ये CN माइनस ऑप्शन भी करेक्ट कर लेना। CO में देखो क्या है, ये आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, C के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो 6 और 8 कितना हो गया, तो ये आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो सिमिलरली यही वाला चलेगा ना, यही चलेगा, ऐसे ही फिलिंग हो रही होगी। ठीक है, तो सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हमें, 14। ठीक है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14, यहाँ पे आ रहे हैं 14, यानी कि क्या है, यहाँ पे लास्ट में ये जो आपका CO है, तो CO के लिए बस यहाँ तक होगा, यही यही होगा आपका। ठीक है, ये नहीं होगा CO के लिए, तो O2 माइनस के लिए था, लेकिन ये क्या है, CO के लिए आपका यही होगा, तो पर्टिकुलरली आपका 2 आ रहा है, लास्ट वाले में 2 आ रहा है, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड है तो ये CO कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक, कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये भी सब NO प्लस भी आपका पैरा ही आएगा, और अरे सॉरी डाया ही आएगा, और CN माइनस भी आपका डाया ही आएगा, इसको कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl2, जो आपका स्ट्रक्चर है BCl2, यहाँ पे BCl2 आया था क्या, BCl2, अच्छा BF3, क्या हो रहा है, नहीं आया था। चलो कहाँ गया, ये रहा, हाँ ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है, BCl2 के स्ट्रक्चर की बात करनी है कि BCl2 जो आपका है इसका क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, अरे सॉरी हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो बताओ मुझे कि ये जो आपका BCl2 है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। BCl2 में देखो, जैसा आपके पास CO2 का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे मुझको याद आ रहा है कि अभी कार्बन का स्ट्रक्चर मैं बता रही थी, CO2 था वहीं पे आया था, लेकिन दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। जैसे आपका जो BCl2 का स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन के जैसा ही क्या होता है, लीनियर होता है ना, अरे CO2 के जैसा लीनियर, कार्बन के जैसा नहीं, CO2 के जैसा लीनियर होता है। अब ये BCl2 आपका लीनियर होगा, तो इसका जो क्या कहते हैं, BCl2 लीनियर होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, BCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, BCl2 जब ऐसे है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये तो सबसे इजी होता है, आपका sp हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। द बॉन्ड एंगल इन H2O इज 105 डिग्री, बॉन्ड एंगल H2O में क्या होता है, 105 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, देखो आपका H2O में क्या होता है, ये ऑक्सीजन हो गया, इससे जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन, और इसके साथ होता है क्या, आपके पास लोन पेयर। तो इसी लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर और आपके बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और इसी रिपल्शन की वजह से ये ऐसे ना हो के क्या होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ जाते हैं, किसकी वजह से, ये लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से। तो ये जो आपका क्या कहते हैं, जो H2O का जो बॉन्ड एंगल आना चाहिए वो
ओरिजिनल वाले से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर है। तो यही कह रहा है कि ये क्यों होता है, बॉन्ड एंगल H2O में 105 डिग्री क्यों होता है। तो देखो ऑप्शन को हम रीड करें तो H2O इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी वजह से तो होता नहीं है, ठीक है। p ऑर्बिटल्स बनेगा तभी वो एग्जिस्ट कर सकता है लीनियरली, ठीक है। इट इज डाइपोलर मॉलिक्यूल, ये भी क्या कह रहा है, इट कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स, ये भी गलत है ना। इट कंटेन 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो ऐसे, लिखो ना 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है 1 लोन पेयर, चीज गलत दी गई है। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, ठीक है 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये बैंक शेप हो जाता है। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, कि क्यों हो जाता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा। तो उसमें बॉन्ड पेयर के प्रेजेंस की वजह से, और साथ में क्या आ जाता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपका क्या होता है, रिपल्शन होता है, और दोनों बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपका ओरिजिनल से शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन SF6 ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ है, ये आगे हटा देना। इन SF6 हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको किसका, इसका सल्फर का SF6 में, किसमें, SF6 में। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो SF6 होता है उसका स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली कैसा होता है। तो SF6 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हाँ, ये आपका सल्फर होता है, ये इससे आपके क्या जुड़े होते हैं, फ्लोरीन, ये आपके फ्लोरीन होते हैं 1 2 3 4 और 5। बस ये देख के आप समझ जाओगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर भी पता हो जाएगा तो आपका क्या कहते हैं, बता ले जाओगे हाइब्रिडाइजेशन। ये एक प्लेन में, और ये देखो सारे फ्लोरीन के पास क्या होगा, 6 लोन पेयर, 6 मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके बचे हुए हैं, ठीक है 2 to 4 to 6 2 to 4 to 6 2 to 4 to 6, ठीक है। तो इसमें ये पर्टिकुलर SF6 का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या बताना है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है SF6 का वो क्या होता है। तो बताओ मुझे इस SF6 में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इस SF6 में इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन यानी ये सेंट्रल एटम SF का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हाँ ये रहा, क्या हो जाएगा sp3d2, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d2। अगर आपको ये नहीं आ रहा है स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। तो आपको जो मैंने z निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, हाफ करके, हाफ v माइनस जितने भी आपके वो थे एनायनिक स्पीसीज थे, कैटायनिक स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज थे, तो प्लस माइनस वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे आपको पता चल जाता है कि ऐसा स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, sp3 आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस हो गया है ना, एक मिनट रुको मैं इसको चेक कर लूँ, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन 13, इसको ना ये ऑप्शन XeO F4 और इसको लिख लो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। चलो अब देखो इसको, तो इसमें कह रहा है नॉट करेक्टली मैच, यानी कि किसको सही मैच नहीं किया गया, यानी कि रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग मतलब ऑप्शन तो आपका आपके लिए राइट होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा गलत बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे CIF3 का शेप कैसा होता है, टी शेप्ड होता है, ठीक है। SF6 का भी क्या है, कैसा शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। XeO F4 का भी क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिलता है। लेकिन क्या कहते हैं XeF6 का आपको क्या लिखा है, ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं देखने को मिलता है। XeF6 का इस शेप कैसा होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब कैसे होता है इसको मैं दिखा दे रही हूँ, स्क्वायर बाई पिरामिडल।
तो XeF6 में यहाँ कौन आ जाएगा आपका, Xe आ जाएगा। यहाँ पे चारों से कॉर्नर पे क्या हो गया, स्क्वायर बना लिया, कौन, फ्लोरीन, और ये आपका, ठीक है। और एक क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा, ये फ्लोरीन जुड़ा, और इस X पे आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इस चीज को आप ये, और इसमें राइट ऑप्शन कौन होगा, थर्ड होगा, ठीक है। गलत बात यही लिखी हुई है कि ऑक्टाहेड्रल वाला आपका क्या कहते हैं, XeF6 होगा, लेकिन XeF6 जो होता है वो आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ IF7। इसको भी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, है ना। इसमें क्या होता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, IF7 में, इसमें देखो जो I होता है वो ये 5s, ये 5p और ये 5d है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ प्रेजेंट हुए, यहाँ प्रेजेंट हुए, यहाँ प्रेजेंट हुए, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, आपके पास F7 आता है, तो ये आपका कौन आ गया, F आ गया, यहाँ से इसके साथ जुड़ गया, ये कौन जुड़ गया, F जुड़ गया, F जुड़ गया, ये कौन आ रहा है, ये फ्लोरीन आ रहा है, ठीक है, F। तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 फ्लोरीन जुड़ गए। तो IF7 में कौन कौन सा ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो गए, S कितने, P के 3 और D के 3, sp3d3। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, sp3d3, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, ठीक है, sp3d3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5s था, 5p था, तो किसके कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन के, यहाँ से भी आप देख सकते हो sp3d3 आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही क्लास में भी एक्सप्लेन किया था और फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करवाया था। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन XeF2, अभी XeF2 था क्या, इसके पहले XeF6 था, ठीक है। XeF2 का आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। इसका XeF2 में सम्मिलित संकरण क्या होगा आपका, sp3d2 sp3d3 sp3d और sp। तो XeF2 का क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, बताओ मुझे फटाक से। तो जो आपका XeF2 होता है ना, कि आपका XeF2, तो इसमें क्या होता है, इसका पहले हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करें, तब भी फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो XeF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, ये हुआ Xe और इसके साथ कौन जुड़ गया, F, ठीक है, फ्लोरीन जुड़ गया। और अब क्या प्रेजेंट होगा, अब आपके लोन पेयर्स को दिखा दे, तो आपके एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होगा, एक यहाँ प्रेजेंट होगा और एक यहाँ प्रेजेंट होगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, XeF2 का। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, sp3d2 मिलता है, sp3d2 मिलता है नहीं, sp3d3 मिलता है नहीं, sp तो किसी कीमत पे नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, sp3d, ठीक है। तो राइट ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, sp3d, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इन NH3 मॉलिक्यूल में वर्सिपल थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट NHN बॉन्ड एंगल इज, देखो वर्सिपल थ्योरी के अकॉर्डिंग NH3 में ये रहा क्या आपका NH3 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो HNH यानी कि HNH बॉन्ड है वो क्या है, वो कैसा होता है। तो देखो मैं बता दूं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास जो बॉन्ड एंगल इन्होंने दिया है ना, वो कितना होता है, वो आपके पास 107 डिग्री होता है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन को पिक कर रहे होंगे। मोर देन दैट एक्सपेक्टेड फॉर टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 109 डिग्री 8 मिनट्स, ठीक है, या फिर ठीक है, तो ये होता है। और फिर आपका क्या कहे, तो इसमें देखो 107, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल से क्या है, ये कम है। मोर देन एक्सपेक्टेड ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इससे ज्यादा भी नहीं है। फिर आपका क्या है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इक्वल टू दैट एक्सपेक्टेड फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, क्या 180 है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, यानी ये भी गलत हो जाएगा। फिर लेस देन दैट एक्सपेक्टेड फॉर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, यानी कि जो 19 डिग्री 28 मिनट्स है, तो उससे क्या है, उससे समथिंग समथिंग कम है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाने वाला है,
फोर्थ हो जाने वाला है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो क्या हो रहा है, ठीक है ये था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, यानी जो आपके पास क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, SF6। तो SF6 जो होता है इसका शेप क्या होता है, SF6 का शेप ट्राइगोनल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। हाँ देखो यहाँ पे ये कौन सा है, SF6, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, SF6। अब इसका इसका स्ट्रक्चर यही हम ड्रॉ किए थे, SF6 का यही स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, तो यही यही SF6 का जो स्ट्रक्चर है, क्या इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किए sp3d2 sp3d2। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो SF6 है उसका जो शेप होगा वो क्या होगा। अभी तो हाइब्रिडाइजेशन बताया sp3d2, और जब sp3d2 होता है तो आपका जो शेप होता है वो क्या होता है, आपका जो शेप होता है वो क्या होता है, sp3d2 के अकॉर्डिंग ट्राइगोनल तो नहीं होगा, टेट्राहेड्रल भी नहीं होगा, स्क्वायर पिरामिडल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा sp3d2 के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसलिए आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। चलो चलो, इन NH3 द बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू, NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो अभी हमने पीछे देखा कि 107 डिग्री, मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर अमंग LiCl, इसको रहना अभी, विच डज नॉट शो रेजोनेंस, कौन सा इसमें से आपको क्या नहीं दिखाएगा, रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। रेजोनेंस दिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, यानी कि अल्टरनेट पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल ऐसा हो, या फिर कैटायनिक ऐसा कुछ हो, फिर एनायनिक हो, ठीक है, तो उसमें आपका हो जाता है, फ्री रेडिकल हो तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाता है। तो अब देखो क्या आपको बेंजीन जो है, बेंजीन जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, बेंजीन में, ठीक है, आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस देखने को ही मिलेगा, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर एनालीन है, एनालीन है, तो ये क्या है आपका, तो एनालीन में भी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये भी नहीं होने वाला। इथाइल एमाइन है, इथाइल एमाइन क्या होता है, मेथिल एथिल हो गया, यहाँ पे CHH, ये आपका CH3 हो गया, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो जब एथिल एमाइन होगा तो यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन, कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन एथिल एमाइन हो जाएगा। ये भी देखो टॉलिन, तो टॉलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपका टॉलुइन है CH3, तो इसमें भी आपकी रेजोनेंस देखने को मिलेंगे, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एथिलअमीन, ठीक है, एथिलअमीन विल बी द राइट ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपके पास, which one of the following is not an example of sp hybridization, कौन सा नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल बोला है, sp hybridization का कौन सा क्या कहते हैं नई एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें क्या है, BCl2 है, तो BCl2 आपका कैसा होगा, 23rd, ठीक है, BCl2 आपका कैसा होगा, तो BCl2 भी क्या कहते हैं, ये क्या होगा, ये भी आपका sp होगा, है ना, ये भी आपका sp होगा, BS2 ये भी आपका sp होगा, क्यों, क्योंकि सारे क्या है, कैसे होते हैं, लीनियरली ऑक्युपाइड होते हैं। BCl2 में BCl ऐसे होगा, BF2 में ये भी होगा, है ना, ये भी होगा, और BS2 भी ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। लेकिन SnCl2 का कैसा शेप होता है, SnCl2 का बेंड शेप का होता है, तो बेंड शेप की वजह से जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, वो क्या हो जाएगा आपका SnCl2, ठीक है। फिर देखो, हेट्रोलिसिस ऑफ अ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे, कि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में अगर हेट्रोलिसिस हो, तो मैंने बताया था हेट्रोलिसिस हो, जब भी हेट्रोलिसिस होता है तो हेट्रोलिसिस आपको क्या देता है, हमेशा एन आयनिक स्पीसीज देता है। हेट्रोलिसिस के से आपका क्या होता है, आयनिक स्पीसीज मिलती हैं, यानी कि या तो कैटाइन मिलेगा पॉजिटिव चार्ज वाले, या तो एनाइन मिलेगा नेगेटिव चार्ज वाले। तो क्या टू फ्री रेडिकल्स बनते हैं, नहीं,
फ्री रेडिकल्स नहीं मिलते, 2 कार्बोनियम आयन मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो 2 कार्बन आयन मिलते हैं, ये भी नहीं मिलते, क्या मिलते हैं, 1 कैटायन एंड 1 एनायन, ठीक है। तो एक ये बॉन्ड पेयर शिफ्टिंग होगी और ये क्या हो जाएगा, C+Cl-, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 कैटायन और 1 एनायन आपको पर्टिकुलरली देखने को मिल जाएगा हेट्रोलिसिस से, ठीक है। CS3 CS2 COOH क्या है आपके पास, CS3 CH2 और OH। जब ये हो तो the bond that undergoes heterolytic cleavage most readily is in CS3 CS2 OH the bond that undergoes heterolytic cleavage most readily is, यानी कि इस वाले अल्कोहलिक ग्रुप में कौन सा बॉन्ड आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो CC में देखने को मिलेगा, CH में देखने को मिलेगा, CO2 में और OH में, कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, यहीं पे आपका हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से वो माइनस हो जाता है और H आपका यहाँ से निकल जाता है। तो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज आपको कहाँ देखने को मिलता है, OH वाले ग्रुप पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड इन, ठीक है, कार्बोनियम आयन कहाँ मिलेगा, यहाँ देखो जब आपका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होता है तो आयनिक स्पीसीज मिलती है, और कार्बोनियम आयन यानी कि C- वाले ऐसे कोई स्पीसीज, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो, फिर इस क्वेश्चन पे आए। तो कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड इन होमोलिटिक फिजन, नहीं, हाइड्रोलिटिक फिजन, यस। तो कहाँ बनता है कार्बोनियम आयन, हाइड्रोलिटिक फिजन में बनता है, ठीक है। इन बोथ ऑफ द अबव, इन नन ऑफ द अबव। होमोलिटिक फिजन में जैसे मान लो सेम टाइप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सेम टाइप का क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है, और इसमें आपको फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल मिलते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा होमोलिसिस में, लेकिन हेट्रोलिसिस में या तो आपको कैटायनिक स्पीसीज या तो एनायनिक स्पीसीज देखने को मिलती है, ठीक है। सेंट्रल C एटम ऑफ द फ्री रेडिकल जैसे कोई भी CS3 है और फ्री रेडिकल है, तो सेंट्रल C एटम जो सेंट्रल C है इसके पास कितनी क्या पूछा है, सेंट्रल C एटम ऑफ द फ्री कितने इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक बॉन्ड टूटा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया इस बॉन्ड के टूटने की वजह से, और टोटल 8 था इसके पास, देख ही लो ये फ्री रेडिकल देखो 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी कि कितनी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीसीज है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। फ्री रेडिकल कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। कौन सा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम सिंपली देख लें, है ना। चलो तो फ्री रेडिकल में तो 7 इलेक्ट्रॉन अभी देखे हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। कार्बोनियम आयन के पास क्या होता है, कार्बोनियम देखो कार्बन आयन, यहाँ पे क्या लिखा है कार्बन आयन, और यहाँ पे क्या लिखा है कार्बोनियम आयन। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कार्बोनियम आयन क्या होता है। कार्बोकैटायन को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन, यानी कि जब CH3 प्लस हो, जब ऐसा प्लस दिखे तो आपको क्या होता है उस केस में, आपका कार्बन आयन होता है, अरे सॉरी कार्बोकैटायन होता है या फिर कार्बोनियम आयन होता है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हुआ है, पूरा एक बॉन्ड टूट गया है ना, एक बॉन्ड टूट गया, इस वजह से 6 और यहाँ पे 8, है ना। तो यहाँ पे ही 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। Which one of the following free radical is most stable, कौन सा most stable होगा। तो इससे मैंने अभी रिसेंट में ही जब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ा रही थी तो मैं बताया था, क्या बताया था मैंने, कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर होता है, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो आपके 3 डिग्री रेडिकल, फिर आपके 2 डिग्री रेडिकल, फिर आपके आते हैं 1 डिग्री रेडिकल, और फिर आपके आते हैं मेथाइल रेडिकल, ठीक है। तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, आपका टर्शरी, 3 डिग्री को ही टर्शरी बोलते हैं, ठीक है ना, और 2 डिग्री को सेकेंडरी और 1 डिग्री को प्राइमरी, और मेथिल रेडिकल आपका ये मेथिल रेडिकल यानी CS3 डॉट है, अरे CS3 डॉट है ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसे रहने दो अभी।
ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल सी एटम इज नेगेटिवली चार्ज, यानी कि किस स्पीसीज में आपका जो सेंट्रल सी एटम होता है, सी एटम होता है, उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या आपके पास फ्री रेडिकल के पास होता है, फ्री रेडिकल के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि ये गलत ऑप्शन हो जाएगा फ्री रेडिकल। कार्बोनियम आयन, यानी कि कार्बोनियम आयन में सी प्लस होता है, इसमें सी डॉट, तो ये भी गलत हो जाएगा। कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन बोलो या कार्बोकैटायन बोलो, ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ खेल लिया, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। फिर कार्बन आयन की बात करें तो ये सी माइनस होता है, यानी कि राइट ऑप्शन सेंट्रल एटम के पास किसमें होता है, आपके पास नेगेटिव, तो कार्बन आयन में होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, और इसके बाद से अभी और हम इस वाले बॉन्डिंग थ्योरीज पे कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, तो इसके लिए मैं एक और सेशन लाऊंगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको क्लास कैसी अच्छी लगी या बुरी लगी, आप ज़रूर से कमेंट में करके बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।